थोड़ी देर में वह सो चुका था, लेकिन रुबाइशा जाग रही थी। अपने बेटे के रोने की आवाज़ सुनकर एक नज़र उसने दुरेद को देखा जो सो गया था। जल्दी से उठकर हाजिक को उठाया और वो कमरे से निकल गई। वो उसे सोने देना चाहती थी। जानती थी कि उन दिनों वो कितना मसरूफ़ रहा था, कितनी थकावट का शिकार था वो। बाहर जाते उसने अपने बेटे को यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते खामोश करवाया और पहरों उसे देखती रही, जैसे वो दुरेद को उसके सोने के बाद देखा करती थी। वो हूबहू अपने बाप पर गया था। उसने मुतमईन सांस छोड़ी। वो यकीन रखती थी कि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। कोई रात किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी नहीं जिसके बाद वो रात उसे सवेरे से रूशनास ना करवाए। और गम में कुदरत ने बहुत लुत्फ़ रखा है और बेशक बहुत मुश्किल वक्त देखा था उसने, लेकिन आज वो अपनी ज़िंदगी में अपने शोहर और बेटे के साथ खुश और मुतमईन थी। उसने हाजिक को सुलाने के बाद अंदर जाके उसके कॉट में लिटाया और वापस बाहर आ गई। वो अपने अंदर के वाहिद दर्द को बाहर निकालना चाहती थी। वो अक्सर रातों को ये सोचते ना सो पाती कि उस रात कौन था वहाँ। दुरेद यज़दानी के लम्ब से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी और इस गुज़िश्ता साल में उसने ये जान लिया था कि उस रात कोई और था। वो दुरेद यज़दानी हो ही नहीं सकता था। उसे बस अब सच तक पहुँचना था, वो सच जो दुरेद जानता था और चाहता था कि वो खुद जाने। वो दाएं तरफ बने कमरे में गई जो अमूमन इस्तेमाल में नहीं आता था, जहाँ वो वाक़या पेश आया था, जहाँ उसने वो कपड़े जो उस रात उसने ज़ेबतन किए थे देखते वो चीखी थी। उसने वो कपड़े दोबारा निकाले और जहन में दोहराने लगी कि उस रात क्या हुआ था। उस रात उसे याद है जब दुरेद रात की ड्यूटी पर था। आधी रात को उसे अपने कमरे में हलचल महसूस हुई तो वो खौफ से जाग गई थी। कौन है? जवाब ना मिलने पर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लेकिन मुखालिफ ने झटके से उसे बेड पर धक्का दिया और मुंह पर अपना भारी हाथ रखते उसकी आवाज़ को दबाया था। फिर उसके दोनों हाथों को उसके दुपट्टे से बांधते वो शख्स मुसलसल उसे गिरफ्त में लेना चाह रहा था जो मचल रही थी। उस शख्स ने उसकी कमीज़ को चाक करते उसके बाजू पर अपनी हवस मिटाई थी। वो मुंह से आवाज़ें निकाले सर दाएं बाएं मारती बेहाल थी। उस शख्स ने आवाज़ निकालने नहीं दी थी। आंसू ज़ारों कतार निकल रहे थे। उसने चकराते सर से आखिरी बार रब को याद किया था और फिर वो होशो हवास से बेगाना हो गई, क्योंकि वो शख्स उसकी मखसूस रग दबा चुका था। उसकी कमर बुरे तरीके से दर्द कर रही थी, लेकिन वो कह ना पाई। तबरेज़ शाह कब का सो चुका था। वो नींद से बंद होती आंखों से उसे देख रही थी। उसे याद आया कैसे वो यूनिवर्सिटी में उसे ज़ख्म भी खुद देता था और मसीहाई भी खुद करता था। उसे याद आया जब उनका निकाह हुआ था। निकाह के साथ उसे अपने बाप की मौत भी याद आई थी। माजी बाबा वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी चीख रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, बाल बिखरे थे। तब रेशा भागता उसकी तरफ गया। जैसे जैसे ही उसे पता चला था कि मन्नत के वालिद वकार पर जानलेवा हमला हुआ है और इस वक्त वो अस्पताल में है, वो हॉस्पिटल पहुंचा था। मन्नत उसे जाकर उसने उठाया। वो चाहता था उसके आंसू साफ करे, लेकिन वो ये हक नहीं रखता था। शायद जानता था उसके बाप के अलावा कोई नहीं है उसका, लेकिन जहाँ तक वो मिस्टर वकार को जानता था वो तो काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे और अपने काम से काम रखने वाले, हमेशा से बिना किसी दुश्मन के। तो उन पर हमला, और वो भी कातलाना, कि वो इस हाल में थे किसने किया? कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे उनको। उसने रोती तड़पती मन्नत को देखा और फिर दिल में उस पुख्ता इरादा करता उठा और डॉक्टर से मिलने गया। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। ऐसा था कि उनका बच पाना मुश्किल है। गोली उनके सीने में लगी। हमने निकाल तो ली है, लेकिन उनका हार्ट फेल हो गया है। हम आखिरी बार उनसे मिल सकते हैं? तबरेज़ शाह ने जब्त से आंखें भींचते इस्तफसार किया तो इजाज़त मिल गई। मन्नत को उठाता हुआ अंदर ले गया, जो अपने बाप को नीम मुर्दा हालत में देखते साकित रह गई थी। शाह, उसने तबरेज़ शाह के हाथ को सख्ती से थाम लिया तो तबरेज़ शाह ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ साफ की, जैसे खुद से वादा कर रहा हो कि वो ये हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, ना छूटने देगा। वकार हसन ने बमुश्किल आंखें खोली और अपने सामने साकित खड़ी अपनी इकलौती औलाद को देखा तो आंखों से आंसू टूट कर गिरा। बेबसी ही बेबसी थी। अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर उन्होंने मन्नत को जैसे बुलाना चाहा। मन्नत ने पास जाते उनका हाथ थामा और फिर बर्दाश्त के सारे पुल तोड़ती रो पड़ी, मेरी जान बाबा। वो उनके हाथ चूमती दीवानी हो रही थी। उस बेटी के दर्द का अंदाज़ा कोई लगा जिसका वाहिद खूनी रिश्ता उसकी आंखों के सामने बेदर्दी से मार दिया जाए वो, और वो उसके सामने उस आखिरी सांसें गिन रहा हो।
तबरेज़ शाह आगे बढ़ा और उनके हाथ पर हाथ रखा। ये वक्त शायद ठीक नहीं, लेकिन इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। मैं आपसे आपकी बेटी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं इसकी हिफाजत करूँगा, उसने तेज़ी से कहा, जैसे हर हाल में वक़ार हसन को यकीन दिलाना चाहता हो कि वो ऐसा ही करेगा। उन्होंने उस नौजवान की बात सुनते एक नज़र मन्नत को देखा जो आंखें झुकाए हुए थी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने अपनी बेटी को तुम्हें दिया, रब की अमान में। वो बोले तो मन्नत ने उन्हें नज़रें उठाकर देखा। तब रेज़ शाह ने निकाह खान का इंतज़ाम किया और वक़ार हसन अपनी बेटी को कबूल करते देख मुस्कुराए, रब की अमान में, उन्होंने मन्नत को कहा और आंखें मूंद गई। उसके बाद मन्नत की दिल दहला देने वाली चीखें थी हर तरफ। वो इस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी कि उसका बाप, उसका वाहिद रिश्ता भी उसे छोड़ गया है। उसे नहीं पता था कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। न तबरेज़ शाह ने उसे ये जानने दिया था। वो उस हालत में ना थी कि वो ये सब जान पाती। तबरेज़ शाह ने अपनी तरफ से इंक्वायरी करवाई थी जिसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया था। वो इन सब में मसरूफ़ था जब मन्नत को उससे दूर करने का सामान तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग उनके निकाह के बारे में जान गए थे। ये सब फैलाने वाला कोई और नहीं, वही था जिसे हसद था मन्नत से। तबरेज़ शाह की जमात में लड़का था, उमर, जिसे तबरेज़ शाह अक्सर कोई ना कोई काम लेता था और बदले में उसे कीमत अदा करता था। ये वही लड़का था जिसे मन्नत की बनाई असाइनमेंट दी थी उसने। उमर एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान था जिसकी 2 बहनें थीं। एक का निकाह हो चुका था और एक वहीं उसके साथ पढ़ती थी। वो दोनों बहन भाई उस बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी काबिलियत और मेरिट पर आए थे। उसकी बहन ताशा को मन्नत से हसद था कि तबरेज़ शाह उसके पीछे क्यों था। अगर उसे सादगी पसंद थी तो वो उसके पीछे क्यों ना आया था। ये जलन और हसद इस हद तक बढ़ गया था कि उनको वो किसी भी सूरत अलहदा करना चाहती थी। और जब उसे उनके निकाह का पता चला तो वो अपने आप को काबू में न रख सकी। उसने प्लान तैयार किया। इसका मकसद सिर्फ तबरेज़ शाह को उस हाल तक पहुंचाना था कि वो उसे कबूल कर ले, और उसने वैसा ही किया। उसने तबरेज़ शाह के आने जाने पर नज़र रखी। मन्नत आजकल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी और तबरेज़ शाह के बस कुछ आखिरी दिन थे यूनिवर्सिटी में। उसे सब अभी ही करना था। उसने कैफ़े में तबरेज़ शाह को बैठते देखा तो मुस्कुराती उसके पास गई और साथ बैठने की इजाज़त मांगी। तबरेज़ शाह उमर की काफ़ी मदद किया करता था माली तौर पर, तो उसकी बहन को भी बैठने की इजाज़त दे दी। उसकी बहन ने उसे अपने सब्जेक्ट में उससे मदद मांगी थी। उसके मुताबिक आज उसका टेस्ट था और उसे 2 टॉपिक्स नहीं आते थे जो तबरेज़ शाह ने उसे समझाए। बदले में वो ज़िद करने लगी कि वो उससे कॉफ़ी पिए, क्योंकि उसने उसे इतना अच्छा समझाया था। तबरेज़ शाह ने मना किया लेकिन वो डटी रही तो उसे मानना पड़ा। ताशा अपने प्लान में कामयाब होती उसकी कॉफ़ी में नशावर गोलियां मिला चुकी थी और पिला भी चुकी थी उसे, और छुपकर उसकी गाड़ी तक उसके पीछे आई। रिक्शे में उसका पीछा किया और उसके फ्लैट में पहुंची। अंदर जाना भी एक मरहला था, लेकिन चूंकि तबरेज़ शाह खुद भी नशे में था इसलिए शायद उसने लॉक नहीं किया था। वो अंदर घुसी और छुप गई। तबरेज़ शाह भारी होते सर को संभालते हैरान था अपनी हालत पर, और दरवाजे का ध्यान आते ही लॉक लगा कर आया और बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद ना था। जब वो होश में आया तब उमर उसके घर में उसके सामने मौजूद था और उसे देख रहा था। उसने आंखें झपकते यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की तो सामने मौजूद लड़की को देख वो ठिठका था। तुमने, उमर चिल्लाया, और उसकी बहन ताशा थी वो जिसकी उसने मदद की थी। लेकिन वो यहाँ पर, और फिर उसका हुलिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी शर्ट में मौजूद थी, सामने ही रोती बिलखती। वो कई लम्हे कमरे की छत को देखता आंखें झपकाने लगा, जैसे याद कर रहा हो कि उसने क्या किया था आखिरी बार। दोबारा होश में आने पर उसने दुरेद यज़दानी को अपने सामने पाया था, और फिर हिचकी लेते वो दोबारा बेहोश हो गई। उसने उस कमरे की सारी चीज़ों को छाना। ऐसे करती वो डरी थी, अगर हकीकत कुछ और हुई तो। डायरी, सामने संदूक में मौजूद डायरी जिस पर काफ़ी गज जमा थी, उसने उसको निकाला और खोला। अंदर जगह जगह कुछ लिखा था। ये डायरी दुरेद यज़दानी की थी, जहाँ वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ लफ्ज़ लिखे गए थे, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो बाकायदगी से नहीं लिखता, कभी कभार ही लिखता था डायरी। वो वहाँ से निकलते दूसरे कमरे में गई और जैसे जैसे पढ़ती गई उसके औसान खता होते गए। वो दुरेद की डायरी थी जिसमें
हकीकत उसके सामने थी। वो बेकसूर थी तो दुरेद यज़दानी भी बेकसूर था। वो तो किसी और लड़की की जगह मारी गई थी बस। उस रात वो हमला रुबाब के लिए था, उसके लिए नहीं। और फिर दुरेद ने जो सब उसके लिए किया था, वो डायरी वहीं वापस रखती उस कमरे से निकल गई और नीचे आकर वहीं बैठ गई। खानसामा चली गई थी। आंखों से आंसू लड़ियों की मानित गिरने लगे थे। वो सालों उस शख्स को कोसती बातें सुनाती आई थी जिसने अपनी ज़ात पर सब बर्दाश्त किया, अपनी बहन के लिए, उसके लिए। वो शख्स उसे अपना गया था। क्या था? कोई मर्द दुरेद यज़दानी जैसा, जिसने एक लड़की जो दुनिया की नज़र में महरूम थी, अपने बाप की कातिल, उसे अपनाया था। अगर वो ना होती तो उस रात उसकी जगह रुबाब होती। अपनी जगह रुबाब को सोचते भी वो कांपती थी। हालात तब मुख्तलिफ होते। आज उसके पास दुरेद यज़दानी ना होता, उसकी औलाद ना होती, उस पर कातिल का लेबल होता, वो जेल में कहीं होती या शायद मर चुकी होती। कसूर किसका था इन सब में जिसकी सज़ा अब तक उसने काटी थी? हालात जो भी थे, उसे बदले में रब ने दुरेद यज़दानी से नवाजा था, जिसने सालों की ख्वारी सही थी, उसे ढूंढ निकाला था, उसे मोहब्बत, इज़्ज़त, मान और अपना नाम सब कुछ दिया था। रब कोई भी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देता। ये बात दुरेद उस पर वाज़े कर चुका था कि वो पाक है, यानी वो वक्त पर फरिश्ता बनाकर भेजा गया था। उसने आंखें बंद की। रब ने उसे सबसे बचाया था और वो न जाने कब से दिल में ये सब लिए बैठी थी। पानी पानी पीना है मुझे। बासित हाथ धोकर आया तो सोफे पर ही बैठी थी वो। उसे देखकर बोली तो बासित पानी लेने चला गया। पानी उसे थमाया और साथ बैठ गया। खाना नहीं खाएंगे हम? मासूमियत ही मासूमियत थी। रुबाब, ये इस वक्त जितनी तुम मासूम बन रही हो ना, काश हकीकत में भी ऐसी ही होती तो मुझे किसी बात का गम ना होता। वो आह भरता बोला, तौबा करें, आपको कौन सा गम दे दिया मैंने? उसके बाल मुट्ठी में दबोचे वो बोली, कोई नहीं दिया। क्या तुम काफ़ी नहीं हो? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। जो वो सुन ना सकी तो अभी तक उसके सर के आधे बाल रुबाब के हाथ में होते। बासित ने उसके लिए सूप ऑर्डर किया और अपना खाना, और अब वो बैठा न्यूज़ सुन रहा था, जबकि वो दोबारा उसके साथ लगकर बैठी उसी को देख रही थी। मुझे देखें, वो थक कर बोली। बोलो। बासित ने टीवी से एक नज़र हटाते उसे देखा और वापस टीवी पर नज़रें जमा ली। रुबाब ने उसके हाथ से रिमोट लेते टीवी बंद किया और उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे भी वक्त चाहिए होता है आपका, तुम्हें ही देता हूँ मैं अपना सारा वक्त। बासित ने उसके हाथ से रिमोट लेना चाहा। बिल्कुल नहीं, आपकी मसरूफियात ही बहुत हैं, आप मुझे नज़रअंदाज कर जाते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। रुबाब ने शिकवा किया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वो उसे उसका टाइम ज़रूर दिया करता था, लेकिन हर बीवी की तरह उसे भी यही गम लाहक था। बोलो अब। बासित ने उसका रुख अपनी तरफ करते उसके नज़दीक अपने बाजू फैलाए, जो सोफे पर ही टांगे समेटे बैठी थी। अच्छा, अब बताएं कि मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? उसे कुछ समझ ना आया तो यही पूछ लिया, थोड़ी थोड़ी। वो शरारत पर आमादा था। वैसे आप तो मुझे थोड़े भी पसंद नहीं हैं, पर आपने ज़बरदस्ती शादी की है, निभानी पड़ेगी। वो पत्थर का जवाब ईंट से दे गई थी। अच्छा, मैंने ज़बरदस्ती शादी की थी तो बचपन की मोहब्बत तो तुम्हारी कोई और था ना? बासित ने उसे गोद में बिठाए सख्ती से पूछा। आपको कैसे पता चला? रुबाब हमेशा से ये जवाब जानना चाहती थी। तुम्हारी आंखें तब भी सब बताती थीं और अब भी। मुख्तसर ये कि तुम्हारी आंखों में साफ लिखा है कि तुम्हें, यानी रुबाब बासित को, बासित ज़िया से बेहद मोहब्बत है। वो उसे तफसील से बताता उसकी लट को उंगली पर घुमाते बोला। रुबाब को अपना माजी याद आया, कैसे वो उसे पसंद था, बेहद। उसकी छुट्टी कर लेने पर वो कैसे उदास हो जाया करती थी। तुमने मेरी बहन के साथ? उमर शिद्दत गम से चिल्ला रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और हालात समझने की कोशिश करने लगा, और जो उसे समझ आ रहा था वो समझ कर भी नहीं समझना चाहता था। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम बताओ, तुम साथ लाए हो इसे? क्या तुम इसीलिए हमारी मदद करते थे कि हमारी ही बहन पर तुम गंदी नीयत रखते और अपनी हवस मिटाते? क्या बकवास है ये? मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कि ये यहाँ कैसे आई। वो चिल्लाया। फिर तो तुम्हें ये भी मालूम नहीं होगा कि उसकी ये हालत तुमने की है। उमर अपनी बहन की हालत देखते तड़पा था, लेकिन तबरेज़ शाह इनकारी था उन सब से। उमर उसकी हैसियत का नहीं था, इसलिए ज़्यादा कुछ कर ना सका, लेकिन वो मन्नत को बताकर सब कुछ उन्हें अलहदा करना चाहता था। वो जानता था तबरेज़ शाह माने ना माने, उसे मन्नत वकार से मोहब्बत है, लेकिन वो उससे उसकी मोहब्बत को दूर कर देगा बदले में।
तबरेज़ शाह अब तक हैरान था कि वो लड़की उसके घर के अंदर कैसे पहुंची। वो इन सब की जांच पड़ताल कर रहा था। जब उमर मन्नत के पास गया और उसे उसकी हकीकत बताने की कोशिश करने लगा, लेकिन तबरेज़ शाह बरवक्त वहां पहुंच गया, इसीलिए वो सब मन्नत जान नहीं पाई। लेकिन अगले रोज़ यूनिवर्सिटी में सबको पता चल गया कि तबरेज़ शाह ने मन्नत वकार से शादी उसके बाप की दौलत के लिए की थी। उमर ने अपने साथ हुई तबरेज़ शाह की फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग सबको सुनाई थी, जो तब की थी जब वो मन्नत वकार में उसके बाप के बिजनेस ड्रग्स को जानने के लिए दिलचस्पी ले रहा था और उसे मन्नत के बाप की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था। ये बात काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उमर ने उसे हथियार बनाकर मन्नत को सुनाया, जिसे सुनते ही वो टूट गई थी और फिर वो सब छोड़ती वहाँ से चली गई। उसे उमर ने यह भी बताया था कि तबरेज़ शाह उसकी दौलत के लिए उसके साथ था। उसका बाप मन्नत के बाप को बिजनेस में हराना चाहता था। उसे मोहब्बत होने लगी थी तबरेज़ शाह से। वो बिना कुछ उससे पूछे उसकी सफाई सुने बगैर उसे छोड़ती वहाँ से दूर चली गई थी और आज तक उसने तबरेज़ शाह से उस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो जान गई थी कि शायद ये सब उन्हें अलग करने के लिए किया गया था, क्योंकि अब वो खुद भी माना जाना बिजनेसमैन था, लेकिन काफ़ी हकीकतें अभी भी खुलना बाकी थीं। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके बाप का कत्ल हुआ है। उसे यही बताया गया कि अचानक होने वाले हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी। अभी वो और आंसू बहाती के नज़रें उठाती वो सामने संजीदा सा खड़ा उसे ही देख रहा था। रुबाइशा झटके से खड़ी हुई और उससे जा लगी। ज़ारो कतार रोने लगी। दुरेद ने उसे रोने दिया। यकीनन वो हकीकत से आशना हो गई थी और शायद यही सही वक्त था। उसके बालों में हाथ चलाते दुरेद ने उसे खामोश करवाया था। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं आपसे रुबाइशा। सालों पहले वाला लहजा। वो साकित रह गई। आप मुझे माफ़ नहीं करें, मैं माफ़ी की हकदार नहीं। वो शर्मिंदा थी, पशेमान थी। उसके जज्बात उस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। क्या उस इंसान को कोई समझ सकता है जिसने मोहब्बत करते हुए भी उस शख्स के लिए अपने दिल में ये बात छुपा रखी हो, जिसने उसे मुजरिम माना हो सालों, और वो शख्स उसका मुहसिन निकल आए। और उस रात वो सब रुबाब के लिए था। आप फंस गई, वो कहकर खामोश हुआ। मैं उसे कभी माफ़। वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है रुबाइशा दुरेद यज़दानी। दुरेद ने उसे सामने करते कहा, जो हैरत से उसे देखती शुश्तर खड़ी थी। कब कैसे उस शख्स को उसी रात ढूंढना शुरू कर दिया था मैंने, और बस अपनी बीवी, अपनी बहन के मुजरिम को जहन्नुम वासिल करके मैं वो किस्सा मिटा चुका हूँ। मैं पशेमान है। उसने तेज़ी से सर हिलाया। याद है आपने पूछा था कि मैं अब आपको पहले की तरह क्यों नहीं बुलाता, और मैंने कहा था अभी कुछ उधार है आपकी तरफ। बस आज उस उधार को चुका दिया। आपने सब हकीकत जानकर मुझे बरी ज़िम्मा करने के बाद, दुरेद ने उसे बताया। वो इस गम में था कि उसकी बीवी के दिल में वो वाक़या अब तक अपने पंजे गाड़े हुए है, जिसमें वो बेकसूर थे। जिस रोज़ आपकी कुर्बत मिली थी, आपके लम्स से आशना हुई थी, मैं उसी दिन जान गई थी कि ये लम्स, ये कुर्बत, ये शख्स वो है ही नहीं जिसकी सज़ा मैंने उसे दी है। वो बोली। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अल्फाज ना मिले थे अपने एहसासात को दिखाने के उसे। वो लरजते वजूद के साथ उसके सामने मौजूद थी। इस दुनिया में दो बेकसूर लोगों ने बिला वजह की सज़ा अगर काटी थी, तो बदले में उन्हें एक दूसरे का साथ भी मिला था। रात के बाद सवेरा। मैं थक गया हूँ खड़ा रहकर, दुरेद ने कहा, तो उसने दुरेद को देखते सोफे पर बैठने को कहा और खुद भी बैठ गई। लाउंज में उस वक्त खामोशी थी। जज्बात जैसे सारे उस खामोशी में थे। आप मुझे माफ़, आपको माफ़ किया मेरे दिल ने। आपके किए हर जुर्म को माफ़ किया मैंने रुबाइशा। मोहब्बत में महबूब से गलती के इतराफ़ नहीं करवाए जाते, बस खामोशी से अपना एहसास दिलाकर जतलाया जाता है कि ज़रूरत क्या है। मैं आपकी ज़रूरत बनना चाहता हूँ। साला मरना नहीं चाहिए, इसे इतने घाव दो कि इसकी आहें सारी रात यहाँ गूंजती रहें। सामने बैठे कुर्सी पर शख्स ने कहा था। तू ऐसा नहीं कर सकता तबरेज़, उमर चिल्लाया। वो अब फिर उन दोनों के दरमियान आना चाह रहा था। जब से उसे पता चला कि मन्नत वापस आ गई है तबरेज़ शाह के पास, वो उन्हें खुश नहीं देखना चाहता था, अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। वो जिसने उसके बाद कभी शादी की ही नहीं, उसे उन सब का कसूरवार तबरेज़ शाह लगता था। मैं कर सकता नहीं, कर रहा हूँ। सिगरेट सुलगाते उसने सामने मौजूद शख्स को कहा, याद रख, मैं जब भी यहाँ से निकला तेरी बीवी को वो मवाद दिखा दूंगा जो तूने मेरी बहन। चटाख। पैदर पै उस पर लातों और मुक्कों की बरसात करते तबरेज़ शाह पीछे हटा।
तू बताएगा मेरी बीवी को मैंने कुछ नहीं किया था तेरी बहन के साथ। मेरी बहन झूठ बोल ही नहीं सकती। और मत भूल उसके बदन पर उस दिन तेरा लिबास और तेरे दिए निशान थे। वो शख्स चिल्लाया, नहीं ये सब झूठ है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं ऐसा मर कर भी नहीं कर सकता। तब रेस शाह ने ना में सर हिलाते कहा, तेरी बीवी के साथ भी वही होगा जो तूने मेरी बहन के साथ किया। इसलिए मैं तुम लोगों को अलहदा कर इसीलिए मैंने तुम दोनों को अलहदा कर दिया। उमर ने कह कहा लगाया। उसके कह कहे तबरेज़ शाह को हर जगह सुनाई दे रहे थे। वो रात वो कभी याद नहीं करना चाहता था जिसके जिसके बाद वो हर रात खुद से नज़रें नहीं मिला पाता था। जिस दिन मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया ना तबरेज़ शाह, उस दिन मन्नत तबरेज़ शाह ये सच जान जाएगी कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत, इससे पहले वो उस पर फिर से हाथ उठा चुका था। ये सब सुनना कयामत ख़ेज़ था और ये सब सुनता वो पागल होने को था। तू सिर्फ हाथ उठा सकता है, मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि द ग्रेट मिस्टर तबरेज़ शाह किसी भी बेकसूर को नहीं मार सकता। वो शख्स चिल्लाया लेकिन वो वहाँ से निकलता चला गया। वहाँ से निकलते उसने गाड़ी में बैठते पानी पिया। अगर किसी दिन ये सब मन्नत को पता चल गया तो। रोज़ शाम 5 बजे बासित अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकाल कर रुबाब यज़दानी को पढ़ाने आता था। रुबाब को पढ़ाना इतना आसान भी ना था। शुरू शुरू में उसने उसे काफ़ी तंग किया था, लेकिन अब वो उसे हैंडल करना सीख गया था। वो उसे काफ़ी संजीदगी से पढ़ा रहा था, क्योंकि उसके एक लौते दोस्त ने उस पर यकीन करके उस पर यह भारी जिम्मेदारी डाली थी। आगाज़ में रुबाब ने दुरेत की तरह उसे समझते उससे लाड उठवाने चाहे। बासित ने ऐसा किया भी था, लेकिन अब वो काफ़ी संजीदा था उसके साथ। उसके मुताबिक उस्ताद और शागिर्द का ऐसा ही ताल्लुक़ होना चाहिए। यही वजह थी कि रुबाब उससे डरती थी थोड़ा सा। उसकी रूपदार शख्सियत ही ऐसी थी। वो बिना कोई फजूल बात किए उसे संजीदगी से 1 से 3 बार सवाल करवाता, और अगर वो फिर भी ना करती तो उसे डांट दिया करता था अक्सर। रुबाब उसकी डांट सुनकर मुंह बिसोरती। एक आध बार उसने दुरेत को बताया, लेकिन उसने बासित को ही सही कहा। जिंदगी की रफ्तार ऐसे ही चलती गई और 3 से 4 जमातें उसने बासित से पढ़ी। अब वो बड़ी हो रही थी। 7वीं जमात में वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी। अब उसका दिमाग नित नई शरारतें सोचकर उस पर अमल करने लगा था। बासित की शख्सियत पहले से ज़्यादा रोबदार हो चुकी थी। यही वजह थी रुबाब यज़दानी एक ही शख्सियत से डरती थी, और वो था बासित ज़िया। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रुबाब यज़दानी नई नई बातें सीख रही थी। उसे बासित अच्छा लगता था। बेशक वो डरती थी उससे, लेकिन वो उसे अपने भइयों के बाद बेहद पसंद था। वो 8वीं जमात में थी जब उसकी दोस्त ने उससे पूछा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसने जवाब में नफ़ी में सर हिलाया था। वो शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाती थी जहाँ ये सब बातें आम थी। क्यों, बना लो तुम भी, देखो इतने अच्छे लड़के हैं हमारी क्लास में, उसकी दोस्त ने कहा। नहीं, मुझे बस अपने सर पसंद है, उसने अपनी दोस्त को बताया, जिसने नफ़ी में सर हिलाते उसकी अकल पे मातम किया। उसने वापस घर जाते बासित के लिए एक चॉकलेट खरीदी और उसे बॉयफ्रेंड बनने को कहा था, जिसके बाद उसे बासित के साथ दुरेत की भी काफ़ी डांट सुनने को मिली थी। लेकिन उसके दिलो दिमाग ने ये बात तय कर ली थी कि उसे बासित ज़िया ही चाहिए। वो पढ़ाता तो वो उसे देखती रहती। वो बचपन की मोहब्बत था उसकी। आज भी आंखों में उसका अक्स वाज़ेह था। वो खुश नसीब थी कि उसे अपनी बचपन की मोहब्बत मिल गई थी। फिर उसके पीछे बासित का बदला ही क्यों ना था। लेकिन कॉलेज में उसे बासित ने पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी अपनी डिग्री के अहम साल चल रहे थे, और फिर यूनिवर्सिटी। उसने सब खुद किया था दुरेत की मदद से। पता है क्यों? इंसान अपनी ज़रूरतों के बगैर नहीं रह सकता। जैसे खाना, पानी, छत ज़रूरी है, वैसे एक रिश्ते में एतबार, मोहब्बत, मान और इज़्ज़त सब ज़रूरी है। लोग कहते हैं रिश्ते बिना मोहब्बत के गुजारे जा सकते हैं, अगर सिर्फ इज़्ज़त हो तो। उस इज़्ज़त का क्या करना जो दो दिलों को ही ना जोड़ पाए। बस आपका दिल जोड़ना था मैंने, जो मुझे लगता है मैं जोड़ चुका हूँ। आपका शोहर, आपका मुहाफ़िज़ होने की खातिर मैंने आपका इंतकाम ले लिया। आज इस रात के बाद मैं इस मौजू पर दोबारा कोई बात या कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। उसने संजीदगी से उसे बावर करवाया, जो आंखों में आंसू लिए उसकी बातें ही सुन रही थी। मेरे बेटे को भूखा सुला दिया आपने? उसने संजीदगी से पूछा तो रुबाइशा हैरान हुई। नहीं, वो पूरा अंगूठा मुंह में लेकर चूस रहा था। उसको भूख लगी थी। वो उसे उस मौजू से हटा गया जो उसकी ज़िंदगी में कांटा और दीवार बना। कुछ बातें कभी भी ज़ेरे बहस ना लाई जाएं तो बेहतर है। जो हो गया था वो माजी था। उसने अपनी बीवी को इंसाफ दिलाया। उसकी बीवी हकीकत से आशना हो गई तो उनकी ज़िंदगियों में इस मौजू की कोई अहमियत ना रही थी। दुरेद ने उसके बाप के केस में से उसका नाम हटवा दिया था। उसकी बीवी का नाम कचहरी और थानों में मौजूद फाइलों में दर्ज रहता, ये उसे मंजूर ना था। ऐसा बच्चे करते
बच्चे ऐसा करते हैं दुरेद, उसने बेचारगी से कहा जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। नहीं, मैं दोबारा ना देखूं उसे ऐसा करते, उसे भूख ना लगे दोबारा। वो संजीदा था। रुबाइशा ने हैरत से उसे देखा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उसके माथे के बिखरे बाल हटाते रुबाइशा ने पूछा था। बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आ गया तुम्हें? ये तुम्हें नहीं चलेगा अब। आप कहा करें अब से मुझे आदत हो गई है अब। दुरेद ने लापरवाही से कहा। बिल्कुल नहीं, आप कहने की दोबारा आदत डाल लें, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, उसने कहा तो दुरेद ने सर झुकाया जैसे कह रहा हो कि जो हुक्म आपका। मुझे कोई तोहफा नहीं दिया आपने, हालांकि मैंने अपनी जान पर खेल कर आपको औलाद दी है आपकी। वो उसके साथ लगकर बैठती टांगे समेटती उसे देखते बोली।